हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल डीमिस्टिफाई। एंड जैसा कि आप जानते हैं हम लोग द डिसिप्लिन लॉजिक ऑफ बीए ऑनर्स फिलोसफी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हम लोग कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी बहुत ही कम बचा, मतलब ये हमारा जो है वो पूरे सिलेबस का आखिरी पोर्शन बचा है। एंड विद दिस हमारा लॉजिक का पूरा syllabus जो है will be over. And to check out another videos of logic you can always go to the channel demystify, और वहाँ पर मैंने playlist में सारी ये डाले हुए हैं। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो भी वैसे तो बहुत इजी है, बट थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें जो है हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को भी प्रूव कर रहे होते हैं। मतलब अब ये है कि वी हैव टू प्रूव वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी विद द यूज ऑफ वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देख चुके हैं कि I'm sorry, by mistake I wrote 4 here, they are 3. तो देखिए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस जो हमने पढ़े हैं AEIO, उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 3 तरीका होता है। दिस इज नॉट एरिस्टोटलियन, दिस इज द ट्रेडिशनल वन। ठीक है, सो देयर आर 3 ways. देयर इज द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल वे, बुलियन वे एंड द वेन वे। ठीक है, ट्रेडिशनल वे जो है वो किसने डेवलप किया था? एरिस्टोटल। इसको एरिस्टोटलियन वे भी कहा जाता है ऑफ रिप्रेजेंटिंग categorical propositions and representing and और जो boolean है that was developed by George Boole, that is why it is known as boolean interpretation. and when जो है वो Venn diagram है basically, जिसको जॉन वेन ने करा था। ठीक है, अब देखिए हमने AEIO ये सब एरिस्टोटल के उसमें तो पढ़ लिया, ऑल SSP, नो SSP, इसका मतलब हमने पढ़ लिया AEIO प्रोपोजिशन एवरीथिंग। लेकिन जब हम बूलियन की बात करते हैं तो इफ यू रिमेम्बर हमने ये डिस्कस करा था बहुत ही शॉर्ट में कि बूलियन का कहना है कि ए एंड ई के पास एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नहीं होता है। ओके, सो एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट ना होने का मतलब अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बूल द प्रोपोजिशंस ए एंड ई, दैट इज द यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस, आर एम्प्टी क्लासेस। ओके, दे आर एम्प्टी क्लासेस। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है वो एम्प्टी क्लासेस है। एम्प्टी क्लासेस इन द सेंस कि ए और ई प्रोपोजिशन यानी जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस होते हैं उनके पास कोई भी मेंबर्स नहीं होते हैं। अब आप बोलेंगे कि कोई मेंबर्स नहीं होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऑल SSP, हम बोल रहे हैं कि सारे ऑल एस, दैट इज ऑल द सब्जेक्ट इज इन द ऑब्जेक्ट पी। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज बूल का कहना ये है कि व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट मेकिंग एन अजम्पशन। हम सिर्फ एक अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर एस में कोई भी मेंबर्स है या होते तो वो सारे के सारे पी होते। इसी तरीके से नो SSP में वी आर जस्ट मेकिंग एन अजम्पशन कि इफ एस हैव और हैड एनी मेंबर्स देन उनमें से कोई भी पी में यानी प्रेडिकेट में नहीं होता। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की जब हम बूलियन इंटरप्रिटेशन के उससे बात कर रहे हैं देन A and E propositions don't have any members in them। मतलब all SSP A proposition and E proposition no SSP are empty classes। और उसके हम contrast में देखिए particular propositions do have existential import। existential import मतलब कुछ exist कर रहा है उनमें, so at least one member। okay, that is they have at least one members। एक से ज्यादा हो सकता है, ये कोई नहीं कह रहा है दे मे बी मोर देन वन मेंबर्स, लेकिन कम से कम एक मेंबर होता है। ई दैट इज आई पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, दैट इज आई प्रोपोजिशन सम SSP एंड ओ प्रोपोजिशन सम S इज नॉट P। तो जब हम कह रहे हैं सम SSP या सम S इज नॉट P तो उससे हम कह रहे हैं कि देर कम से कम मतलब देर इज एटलीस्ट वन मेंबर विच इज पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट क्लास। तो सब्जेक्ट क्लास में कम से कम एक मेंबर तो है ही है, एक से ज्यादा हो सकते हैं बट कम से कम एक मेंबर है जो प्रेडिकेट क्लास का भी एक पार्ट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बूलियन वे, इन द बूलियन इंटरप्रिटेशन द आई एंड द ओ propositions, these propositions do have members in them, that is why they have existential import in them। तो A and E propositions don't have existential import, whereas I and O propositions have existential import. So this is according to George Boole, okay, the Boolean way। तो the Boolean way, तो ये हमने देख लिया। and also George Boole के according universal propositions are true when they are empty,
बट फॉल्स व्हेन दे हैव मेंबर्स। तो अगर कोई बोलेगा कि ऑल एसएसपी हैज सम मेंबर्स या ऑल एसएसपी हैज मेंबर्स, तो देन इट विल बी फॉल्स, या नो एसएसपी हैज मेंबर्स, इट विल बी फॉल्स। तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन जो है दे आर ट्रू जब उसमें कोई मेंबर्स नहीं है, और दे आर फॉल्स व्हेन दे हैव मेंबर्स। ऑन दी अदर हैंड पर्टिकुलर प्रोपोजिशन जो होते हैं वो जब ट्रू होते हैं जब उनमें मेंबर्स होते हैं, बिकॉज वी आर सेइंग सम एसएसपी, एंड वो फॉल्स होते हैं जब हम कहते हैं कि उसमें कोई भी मेंबर नहीं होता है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये हमें थोड़ा सा कई बार फर्स्ट टाइम लोगों को कंफ्यूजिंग इसलिए लगने लगता है बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन ट्रेडिशनल वन। अभी तक हम पूरा AEIO जो है वो ट्रेडिशनल पढ़ते आ रहे हैं। नाउ दैट वी आर डूइंग, हम ये बुलियन इंटरप्रिटेशन करें, इसके आगे का जो भी हम वेन डायग्राम करेंगे, द वेन डायग्राम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द बुलियन इंटरप्रिटेशन। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। एंड ये जो है मैंने एक तरीके से आपके लिए इसको समराइज करा। सो विद इन 5 पॉइंट्स आप पूरा के पूरा बुलियन इंटरप्रिटेशन इस तरीके से समराइज कर सकते हो। इफ यू गो टू द बुक, कॉपी वगैरह में जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट मैंने आपको बहुत सिंपली यहाँ पे विद इन 5 पॉइंट्स आई हैव टोटली समराइज्ड इट एंड यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम्स पे भी। तो देखिए, प्रोपोजिशन इज यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, अफर्मेशन दैट इज A टाइप प्रोपोजिशन। तो ट्रेडिशनल वे यानी कि जो एरिस्टोटल ने कहा है उसके हिसाब से A प्रोपोजिशन इज ऑल SSP। अब बुलियन के हिसाब से दैट इज S नॉट P इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है? ये नया ही टाइप है। मतलब हम जब रिप्रेजेंट करने की, मतलब हमने इसका पीछे का लॉजिक और ये तो समझ लिया, बेसिक थ्योरी जो है वो समझ लिया कि व्हाट डज बुलियन से, व्हाट डज व्हेन से। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है कि S नॉट P इक्वल टू 0। ये जो आपको मैं बता दूं कि ये जो P के ऊपर साइन जो होता है दैट इज नॉट P का साइन। इसी तरीके से दिस इज SP, दिस इज SP एंड दिस इज S नॉट P अगेन। तो व्हाट इज दिस? देखिए, बुलियन क्या कहता है? ऑल S इज P। इसमें S डजंट हैव एनी मेंबर्स। ऑल S इज P में S के पास कोई भी मेंबर नहीं होता है। ओके, अब देखिए, हम जब बात करते हैं इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम 2 सर्कल्स बनाते हैं इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए। नाउ दिस इज द सर्कल फॉर S दैट इज सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट फॉर P दैट इज द प्रेडिकेट, एंड दिस इज देयर कॉमन इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं बुलियन के हिसाब से ऑल, जब हम बोल रहे हैं ऑल S इज P, तो बुलियन कह रहा है कि सब्जेक्ट क्लास में कोई भी मेंबर नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से सब्जेक्ट क्लास को शेड कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत सिंपल सी एक चीज बताती हूँ, दैट इफ this is the subject class then that means this is also the not P class। ये जो एरिया हमने शेड कर रखा है ये सब्जेक्ट का एरिया भी है एंड दिस इज नॉट P वाला एरिया भी, क्योंकि अगर हम इस एरिया में आएंगे तो इसमें भी प्रेडिकेट है, इस वाला में भी प्रेडिकेट है। सो दिस इज ऑल्सो द नॉट P वाला एरिया। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। S नॉट P इक्वल्स टू 0। तो SP नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है ना तो सब्जेक्ट में कोई मेंबर है और ना ही नॉट P, मतलब P को छोड़ के फिर उसके अलावा जो नॉट P है उसमें भी मेंबर नहीं है, दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं हम लोग और आगे बढ़े, नो SSP। ओके, दिस इज द ट्रेडिशनल वे, दैट इज द E प्रोपोजिशन। तो SP इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए S नॉट P इक्वल टू 0 हम जब हमने बोला तो मतलब S में कोई भी मेंबर नहीं है, और S का वही S मतलब देयर इज, बिकॉज S के सभी मेंबर्स क्या है? प्रेडिकेट में। तो S का कोई भी मेंबर नॉट P में नहीं है। ठीक है, हमने क्या बोला? ऑल S इज P। सारा के सारा S जो है वो P है। अगर हम बोले ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। तो डॉग्स इज द सब्जेक्ट एंड एनिमल्स इज द प्रेडिकेट क्लास। तो सभी के सभी डॉग्स जो है वो एनिमल्स है। तो बुलियन के हिसाब से डॉग्स जो है वो एम्प्टी क्लास जाती है, क्योंकि सभी के सभी डॉग्स को उठा के हमने डाल दिया है एनिमल की क्लास में। तो सारे के सारे डॉग्स जो है वो एनिमल्स है। तो सब्जेक्ट क्लास बिकम्स एम्प्टी एंड ऑल्सो एनिमल्स के बाहर जो बाकी बचे हुए हैं, ह्यूमंस वगैरह, दे आर ऑल्सो एम्प्टी व्हेन इट कम्स टू द टर्म्स ऑफ डॉग्स। मतलब डॉग्स होंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं डॉग्स होंगे, तो वो सारे के सारे एनिमल क्लास में ही होंगे, इसके अलावा किसी भी क्लास में नहीं होंगे। सो इन द क्लास ऑफ सब्जेक्ट डॉग्स आर 0 एंड नॉट P वाला एरिया, मतलब एनिमल्स के बाहर विच आर नॉट एनिमल्स, वो सारे मिला के डॉग्स विल बी 0।
सो दैट इज वाई एस नॉट पी इक्वल्स टू 0. तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब भी हमें कोई एम्प्टी जगह दिखानी होती है डायग्राम्स में, तो वेन डायग्राम में एम्प्टी स्पेसेस को शो करने के लिए हम उस पार्ट को शेड कर देते हैं. सो इसीलिए हमने एस को पूरा शेड करा हुआ है, बिकॉज दिस इज द एम्प्टी क्लास. नाउ नो एस एस पी इक्वल टू 0. वेरी सिंपल, कोई भी एस पी नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो एस में भी है और जो पी में भी है. एस और पी में कोई भी कॉमन मेंबर्स नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नो डॉग्स आर ह्यूमंस, तो कोई भी ऐसा डॉग आपको नहीं मिलेगा जो एक ह्यूमन भी है. कोई भी डॉग ह्यूमन नहीं मिलेगा. सो डॉग्स और ह्यूमंस दोनों को जब हम एक साथ लाते हैं तो दोनों की क्लास एम्प्टी हो जाती है, क्योंकि ना कोई डॉग ह्यूमन और ना कोई ह्यूमन डॉग है. सो नो डॉग्स आर ह्यूमंस. तो एस पी इक्वल टू 0, मतलब एस एंड पी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऐसी कोई भी क्लास नहीं है जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कॉमन मेंबर्स हो. तो इसलिए हमने देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, तो वी हैव शेडेड दिस पोर्शन. दैट मीन्स इसका मतलब होता है कि एस एंड पी दोनों को मिला के कोई भी, दोनों के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है. सो यहाँ पे हम इसको नंबर से रिप्रेजेंट करें, इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई भी मेंबर नहीं है. एंड यहाँ पे नॉट पी इक्वल टू 0, मतलब एस में कोई भी मेंबर नहीं है, एस के बाहर नॉट पी में कोई भी मेंबर नहीं है. ये होता है पी हैज सम मेंबर्स. ठीक है, जब हम बात करते हैं आई प्रोपोजिशन की, सम एस इज पी, दैट मीन्स एस के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं विच आर ऑल्सो इन पी. फॉर एग्जाम्पल some humans are girls या some humans are females. मतलब humans तो बहुत सारे, ठीक है, 100 humans है फॉर एग्जाम्पल. अगर मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट टर्म्स में बताऊं, आप समझ लीजिए 100 humans है, तो 100 humans में से there are 50 females, 50 जो है वो females है. तो there are some humans that are females. इसका मतलब बूलियन इसमें कहता है कि SP not equal to 0. इसमें बूलियन का ये कहना है कि ये क्लास एम्प्टी नहीं है, क्योंकि कुछ कम से कम एट लीस्ट 1 एक ऐसा मेंबर है जो उस सब्जेक्ट क्लास में प्रेजेंट है. तो इसीलिए जब हम कुछ मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि 100 में से 100 और 100 फीमेल्स है, 100 में से कुछ नॉन फीमेल्स भी है. तो सम एस एस पी जब बोलते हैं दैट इज एस पी नॉट इक्वल टू 0, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मिला के उसमें कुछ मेंबर्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं ह्यूमन की क्लास में. तो इसका मतलब वो 0 नहीं है, वो एम्प्टी क्लास नहीं है. 0 मतलब एम्प्टी क्लास, तो वो एम्प्टी नहीं है, इट हैज सम मेंबर्स. तो वो हम कुछ मेंबर्स को डिनोट करने के लिए x का यूज करते हैं, दैट इट हैज सम मेंबर्स, दैट मीन्स x. हम यहाँ पे देखिए S और P, क्योंकि S और P में कॉमन है, सम S इज P, कॉमन मेंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हमने वहां पर X को प्लेस कर दिया. दैट मीन्स कुछ मेंबर्स है. वी डोंट नो द डेफिनेट नंबर ऑफ मेंबर्स, लेकिन कम से कम एक मेंबर तो है ही, एट लीस्ट 1 मेंबर. ओके, तो वी विल राइट दैट देयर इज एट लीस्ट 1 मेंबर. अब हम जब बात करते हैं इसी तरीके से सम एस इज नॉट P, दैट इज S नॉट P इज नॉट इक्वल टू 0. तो कुछ ऐसे एस, सम एस इज नॉट पी, कुछ ऐसे एस है जो पी नहीं है, जो पी के बाहर भी कुछ है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले सम थिंग्स आर नॉट ब्लैक, ओके, या फिर हम बोले कि सम शर्ट्स आर नॉट ब्लैक, तो कुछ ऐसे शर्ट्स है जो ब्लैक नहीं है, मतलब कम से कम एक शर्ट तो है ही which is not black in color, which is maybe red, white, orange, yellow, we don't know, but we know for sure कि there is at least one black, there is at least one shirt that is not black. तो इसीलिए हमने जब हमें कुछ मेंबर या फिर एटलीस्ट 1 मेंबर को दिखाना होता है, सो वी प्लेस एन X. तो नॉट P क्योंकि हमें दिखाना है, तो हमें ऐसा एरिया ढूंढना पड़ेगा जिसमें P का सर्कल इंक्लूड नहीं हो रहा है, विच इज ऑब्वियसली दिस एरिया. सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी क्लास अगेन, बिकॉज कुछ ऐसे शर्ट है जो ब्लैक कलर के नहीं है, विच इज आउटसाइड द क्लास ऑफ ब्लैक, विच मे बी ऑफ एनी डिफरेंट कलर. तो इस तरीके से हमने ट्रेडिशनल, बूलियन एंड वेन तीनों को समझ लिया है. दिस इज द बूलियन रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द वेन डायग्राम. अब आपको ये हो सकता है थोड़ा सा समझ में नहीं आया व्हाट इज दिस कि नॉट P इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बिलीव मी गाइस ये बहुत ईजी है. द मोमेंट यू कम टू द एक्सरसाइजेज ये बहुत क्विकली हो जाता है. इट्स वेरी वेरी सिंपल. इनफैक्ट आपको ये जो पूरा लॉजिक है ना, आपने भी नोटिस करा होगा, इट सीम्स टू अस लाइक अ पजल, ऐसे छोटे छोटे पजल्स जैसे लगते हैं 1-1 मिनट के. So it's very interesting. Okay, I hope this much is clear. If anything is not clear, please you can
एनी टाइम कमेंट मी, आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट. आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने देख लिया कि कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की बात कर रहा है. ठीक है, AEIO. लेकिन आपको ध्यान होगा कि हमने पिछले वाले वीडियो पे तो सिलोजिज्म्स पे बात कर रहे थे. ठीक है, सिलोजिज्म हम लोग समझ चुके कि सिलोजिज्म क्या होता है कि देयर शुड बी 3 प्रोपोजिशंस, जिसमें से 2 प्रीमाइसेस और एक जो है वो कंक्लूजन होना चाहिए, और तीनों के तीनों स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल फॉर्म में, कैटेगोरिकल मतलब स्टैंडर्ड ऑर्डर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. वो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म. तो हम पढ़ रहे थे. अब देखिए यहाँ पे हमने बूलियन और व्हेन को इन टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशन पढ़ लिया. एक सिंगल प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने देख लिया. ठीक है, तो चलिए अब हम हमारी वापस से टेक्स्ट बुक पे आते हैं. दैट इज दिस. ये रही हमारी टेक्स्ट बुक. ओके, अब जस्ट अ मिनट गाइस, हम लोग ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म हमने ये पिछली क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो है वो पढ़ लिए थे. ठीक है, एंड सिलोजिस्टिक रूल्स एंड फैलेसीज भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. द ओनली थिंग दैट वाज लेफ्ट वाज द वेन डायग्राम, क्योंकि हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहे थे. दिस वाज द लास्ट टॉपिक गिवन इन आवर सिलेबस. ठीक है, हम मूड, फिगर, एवरीथिंग वाज डन विद अस. अब हम आते हैं अगर, अब ये देखिए, now when we come to Venn diagrams, just a minute, this is Venn diagram technique for testing syllogisms. अब हमने जो fallacies कर रहे थे, fallacies में हमने एक चीज देखी थी कि there were 6 fallacies, right? 6 rules थे, 6 fallacies थे, और उनसे हम लोग कैसे validity और invalidity का पता करते हैं कि whether a syllogism is valid, whether a syllogism is invalid. गाइज अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है व्हाट एम आई सेइंग, मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट इज वैलिड इनवैलिड, डोंट वरी, जस्ट गो टू माय चैनल डीमिस्टिफाई. उस पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके लॉजिक की प्लेलिस्ट पे जाइए एंड बहुत ही जल्दी से आप फटाफट से इसके पहले वाला वीडियो देख कर आइए, लॉजिक का सारे वीडियोस देख कर आइए. उसमें वहां पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो एंड कंटिन्यू विथ आवर वेन डायग्राम. ठीक है, अब हमने देख लिया. अब हमने जो हमने यहाँ पर देख रहे थे, इसमें हमने 2 का तो देख लिया कि एक प्रोपोजिशन को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ 2 सर्कल्स. लेकिन हमारा मेन मोटो जो है वेन डायग्राम को समझने का, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स एंड फाइंडिंग आउट वेदर दे आर वैलिड और इनवैलिड. तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स, अब देखिए प्रोपोजिशन में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट 2 चीजें हो गई, 2 को हमने सर्कल से डिनोट कर दिया. जब हम कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम एक प्रोपोजिशन के लिए एक सर्कल बनाएंगे. आप डिफरेंस समझिए, यहां पर हम लोग एक प्रोपोजिशन के लिए 2 सर्कल बना रहे हैं, 1 फॉर सब्जेक्ट, 1 फॉर प्रेडिकेट. लेकिन जब हम सिलोजिज्म्स पे आते हैं तब हम लोग एक प्रोपोजिशन के लिए 2 नहीं, एक प्रोपोजिशन के लिए एक सर्कल बनाते हैं. ओके, सो दिस 3 circles are for the 3 propositions in a categorical syllogism. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं SPM, that is subject, predicate and the middle term. अब यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रोपोजिशन के लिए एक सर्कल बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है. कहने का मतलब है कि देखिए हमारे पास टोटल टर्म्स 3 ही है. देयर आर 3 प्रोपोजिशंस, तो हम लोग हमारे पास टर्म्स भी 3, क्योंकि तीनों प्रोपोजिशन को मिला के हमारे पास टर्म तो 3 मिल रही है. पहले वाले में देयर इज अ मेजर टर्म एंड अ मिडिल टर्म. सेकेंड प्रीमाइज में वी हैव द माइनर टर्म, दैट इज द सब्जेक्ट, एंड देन अगेन द मिडिल टर्म. एंड कंक्लूजन में अगेन हमारे पास द मेजर एंड माइनर टर्म यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है. तो वी हैव द सब्जेक्ट, देखिए पहले प्रोपोजिशन में दैट इज द फर्स्ट प्रीमाइज, वी हैव द प्रेडिकेट or the major term and the middle term. Second वाले में we have the subject which is also called the minor term and we have the middle term. और third conclusion में we have the major and minor term, that is the subject and predicate. तो उन तीनों को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब ये आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है, ये SPM रंग बिरंगा सा ड्रॉ करा हुआ है, व्हाट इज दिस. बहुत सिंपल है गाइस, 1 मिनट लगेगा समझने में. देखिए, वी ड्रॉ 1 सर्कल फॉर द सब्जेक्ट, another circle for the predicate and the third circle for the middle term now. ठीक है, अब हम यहाँ पे जो SPM लिखा हुआ है, this is nothing but the 8 areas. ये 8 areas है. अब देखिए ये वाला जो एरिया है, ओके, leave this portion and this portion. अब हम यहाँ पर आप देखिए
लेट्स टेक द हेल्प ऑफ दिस वन. ठीक है, ओके. ये वाला जो एरिया हमारे पास बचता है, दिस इज कंप्लीटली द एरिया फॉर सब्जेक्ट. तो इसको हमने कैसे लिखा है? इस एरिया को लिखने के लिए हमने यूज करा है पहले तो S, बिकॉज देयर इज अ सब्जेक्ट, देन P नॉट, एंड देन M नॉट. क्योंकि इस वाले सर्कल के एरिया में देयर इज नीदर प्रेडिकेट nor the middle term. This is only for the representation of the subject. ये वाला इतना एरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो S not P not M, this area is known as S not P not M. ओके, ये तो बहुत सिंपल सा है. देखिए, बहुत हम जो बता रहे हैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब इस एरिया की बात करें तो जैसे ये था S नॉट P नॉट M, सिंपल. ये हो गया नॉट S P नॉट M. तो लिख तो हम इसको भी एज SPM लिख रहे हैं, लेकिन S के ऊपर एक लाइन एंड M के ऊपर लाइन, दैट इज नॉट S P नॉट M. सो इतना वाला जो एरिया हमने यहाँ पे दिखाया है, दिस इज ओनली फॉर द प्रेडिकेट. जब हम इस एरिया को डिनोट करें तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट की बात कर रहे हैं, नॉट S नॉट M. ये सिर्फ प्रेडिकेट की बात हो रही है. इसी तरीके से इन द सेम वे अब हमने जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया तो मिडिल टर्म का भी ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज ओनली फॉर द मिडल टर्म. तो दैट इज नॉट S नॉट P M. So this area is only for the middle term. ठीक है, अब हमने ये वाले 3 तो सर्कल देख लिए, ये नॉट सर्कल्स बट एरियाज. अब व्हाट अबाउट दीज 3, सॉरी दीज 4, ये क्या लिखा हुआ है? बहुत सिंपल है. देखिए, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में देयर सब्जेक्ट, देयर प्रेडिकेट, बट देयर इज नो मिडल टर्म. आप देखिए कि मिडल टर्म यहीं पे एंड हो रहा है. इसके ऊपर ये वाला जो एरिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है. सो दिस इज SPM. सिमिलरली SP नॉट M, इस वाले एरिया में आप देख सकते हैं देयर इज ओनली द सब्जेक्ट, देयर इज नो प्रेडिकेट एंड देयर इज ओनली द मिडल टर्म. सिमिलरली इस वाले एरिया में अगर हम देखें, so there's no subject here, there is only predicate and there is only middle term. आप देख सकते हैं कि इस वाले एरिया में सिर्फ एक प्रेडिकेट का सर्कल और एक मिडल टर्म का सर्कल, ये ही इंटरैक्ट कर रहा है. बाकी इस एरिया में सब्जेक्ट जो है यहीं पे खत्म हो रहा है, इस एरिया में सब्जेक्ट नहीं है. तो इस तरीके से हमने ये तीनों डिनोट कर दिया. ओके, सो अंटिल नाउ हमारे पास क्या हो गया है? कितने एरियाज हमें मिल चुके हैं? दिस इज 1 2 3 4 5 6, करेक्ट. इसके बाद अब हमारे पास हमारा एरिया आता है दिस वन. इस एरिया में आप देख रहे होंगे कि वी हैव ऑल, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे प्रेडिकेट भी है, एंड इसी के साथ यहाँ पे मिडल टर्म भी है. सो दिस इज द कॉमन एरिया जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड मिडल टर्म सारी चीजें आ रही है. सो आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ गया कि तो अब जब हम लोग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की बात करते हैं तो सिलोजिज्म में सपोज हमको दिखाना है कोई ऐसी चीज दिखाना है कि सब जब हम सिलोजिज्म में फॉर एग्जांपल जब हम लोग मेजर प्रीमाइस की बात करते हैं तो मेजर प्रीमाइस में हम लोग ये एंड ये सिर्फ ये दोनों टर्म्स का सर्कल्स को देखेंगे. ये वाला टर्म हमारे लिए, ये वाला सर्कल हमारे लिए पूरी तरीके से गायब हो जाएगा. इसी तरीके से हम लोग जब सेकेंड प्रीमाइस की बात करेंगे, सेकेंड प्रीमाइस में क्या होता है? ओनली द माइनर टर्म एंड द मिडल टर्म. उस टाइम पे जब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो हमारे लिए ये वाला सर्कल जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा. दिस सर्कल विल नॉट एग्जिस्ट फॉर अस एट दैट टाइम. समझ रहे हैं? तो जैसे जब मैं इसीलिए ये चीज बता रही हूं बिकॉज एट दैट टाइम जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे
जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वाले में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड प्रेमाइस में, तो व्हाट वी हैव टू सी इज ओनली दिस मच, ये कुछ नहीं देखना है हमें, वी हैव टू फॉरगेट ऑल दिस, ये नथिंग एग्जिस्ट्स। कब? when we are talking about what the when we are talking about the second premise, तो सेकेंड प्रेमाइस में the only thing that we have to see is are these two circles। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जब हम लोग मार्क कर रहे होते हैं ना नोटबुक में, तो नोटबुक में मार्क करते वक्त हम लोग ध्यान नहीं देते हैं एंड हम लोग बहुत क्विकली से फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है वो। तो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम लोग कौन से सर्कल को हम लोग कब कंसिडर कर रहे हैं, हमें इस चीज में कोई भी गलती नहीं करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया है अब कि कैसे कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करा है, करेक्ट। तो चलिए अब ये चीज तो हमने देख ली है, ये चीज थोड़ी सी हमारी क्लियर हो गई है। अब हमें पता लगाना है द वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी यूजिंग द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग वैलिडिटी इनवैलिडिटी कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले तो जैसे कि लेट अस सी फॉर दिस एग्जांपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो तरीके मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें एक तो हमारे पास बुक है इरविंग कोपी एंड द सेकेंड बुक दैट वी हैव इज कृष्णा जैन की लॉजिक वाली बुक है, ओके। तो हमारे पास टोटल करके दो बुक्स हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, कृष्णा जैन एंड कोपी। अब मैं आपको यहाँ पे दोनों का बताऊंगी, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि हमें सिलोजिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब सिलोजिज्म में वैलिडिटी इनवैलिडिटी पता करने के लिए देयर आर टू वेज इन द सेंस कि मतलब तरीका तो एक ही, आंसर तो एक ही मिलेगा, लेकिन उनको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कृष्णा जैन में जो हम लोग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते वक्त वी यूज टू सर्कल्स, वन सर्कल। अब देखिए हम एक ही चीज को देख रहे हैं, ओके। यहाँ पर ए प्रोपोजिशन, ये हम लोग एक को देख रहे हैं ए इन मूड वन, एंड इसी तरीके से हम लोग कॉपी में भी ए वन, दैट इज द ए प्रोपोजिशन इन मूड वन, ठीक है। देखिए कॉपी में इसको कैसे रिप्रेजेंट करा है, सबसे पहले उन्होंने, मैं आपको यहाँ पे बहुत क्विकली, ओके प्लीज गाइज डोंट गो टू घचड़ पचड़ होगा थोड़ा सा, बट प्लीज आप बाकी उस पर ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज आवर मेन फोकस इज समथिंग एल्स, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है जब हम ए इन फिगर 1 बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये दीज थ्री आर द प्रोपोजिशंस। तो सबसे पहले वी ड्रॉ 3 सर्कल्स, ठीक है। दिस इज द सर्कल फॉर एस पी एम, ये लिखना जरूरी है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ हाउ डू वी डू दिस, ठीक है। ये हमने देख लिया दिस, ठीक है। अब पहला हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है, ऑल एम इज पी। तो उस वक्त हमें किन दो पे ध्यान देना है, एम पे एंड पी वाले सर्कल पे। तो ऑल एम इज पी के केस में अब एम जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है एंड पी जो है वो तो प्रेडिकेट ही रहता है। तो ऑल एम एस पी की बात करें, एम बिकम्स द सब्जेक्ट। अब हमने देखा क्या देखा था कि ऑल एस एस पी में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाले एरिया को शेड कर देते हैं बिकॉज इट इज एन एम्प्टी क्लास। यहां पर हमने देखा था ना कि एस सब्जेक्ट वाले एरिया को हमने शेड कर दिया। सो व्हाट डू वी डू हियर इज, हम लोग इधर आकर वी शेड दिस पोर्शन। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मैंने वो वाला पोर्शन भी शेड करा है जिसमें सब्जेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को बनाते वक्त एक प्रोपोजिशन को देखते हैं, वी फॉरगेट अबाउट द थर्ड सर्कल। हम लोग सिर्फ उन दो प्रोपोजिशन के सर्कल को देख रहे हैं जो टर्म्स हमारे पास यूज करे हुए हैं, ठीक है। अब हम दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ऑल एस इज एम, ऑल एस इज एम, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है और मिडल टर्म है। ऑल एसएसएम में अब यहाँ पर अगेन हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और अब हमारा प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होके हमारे पास ये मिडल टर्म जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होके प्रेडिकेट बन जाता है। तो ऑल एसएसएम में हमारा आप सब्जेक्ट जो पहले मिडल टर्म जो था
फर्स्ट प्रोपोजिशन में, अब वो एस हो गया है और मिडल टर्म जो है वो हमारा पास हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो अगेन ऑल एसएसएम में हमने यहाँ पे देखा कि एस ए वाले प्रोपोजिशन को कैसे करना है, जो सब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करना है। तो ये आई एम सॉरी, ये हमने यहाँ पे इसको भी शेड कर दिया। अब आप ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें किसको शेड करना है, एस एंड एम वाले एरियाज को। तो हम यहाँ पे पी को अभी भूल जाते हैं, पी डजंट एग्जिस्ट फॉर अस फॉर द टाइम बीइंग। तो ये हमारा जो है ये वाला पोर्शन शेड हो गया, ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब थर्ड हमारे पास आता है ऑल एस इज पी। थर्ड हमारा आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑल एस इज पी हमारा कंक्लूजन। अब एस एंड पी अगेन ए प्रोपोजिशन है, तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे। अब एस एंड पी वाले सर्कल को हमें देखना है, तो एस एंड पी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया कंसिडर करेंगे, करेक्ट, बिकॉज हम लोग उस एरिया उस टाइम पर मिडल टर्म को भूल चुके हैं, मिडल टर्म वाले सर्कल को अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो जब हमने इतना एरिया सर्कल करा, अब देखिए कॉपी में क्या करा है इन्होंने, कॉपी में व्हाट हैपेंस इज, कॉपी में कंक्लूजन एंड प्रेमाइसिस उनको एक ही डायग्राम से शो कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक ही डायग्राम में प्रेमाइस भी इंक्लूड करा है एंड कंक्लूजन, प्रेमाइसिस भी इंक्लूड कर दिया एंड कंक्लूजन भी इंक्लूड कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो कंक्लूजन है वो हमने प्रेमाइस में जिस एरिया को लिया था उससे बाहर निकल के नहीं आ रहा है। एम आई राइट? हमने क्या क्या शेड करा था, ये वाला पोर्शन, अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो हमने प्रेमाइस में एक तो ये वाला पोर्शन शेड करा था और एक ये वाला पोर्शन शेड करा था, करेक्ट। और कंक्लूजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन में हम लोग इतना पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं। तो कंक्लूजन जो है वो कंप्लीटली प्रेमाइसिस के शेडेड पोर्शन में से ही निकला है। एम आई राइट? आई होप दिस इज क्लियर। ये देखिए, दिस वॉज शेडेड इन द प्रेमाइसिस दीज एरियाज एंड जो कंक्लूजन है वो इनमें से ही निकला है। ये देखिए, जो कंक्लूजन हमने देखा है वो इस एरिया से बाहर नहीं जा रहा है। दैट मीन्स द कंक्लूजन इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रेमाइसिस ओनली। दैट मीन्स दिस इज अ वैलिड syllogism. So A is in a valid mood, is a valid mood in figure 1. This is valid. This proposition. I hope that this is clear with the help of a Venn diagram now. जब हम लोग Venn diagram की बात करें तो I hope with the help of this diagram this is clear. तो only thing आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हम एक सिंगल प्रोपोजिशन को पिकअप करते हैं सिलोजिज्म में, तो उस टाइम पे जो सब्जेक्ट की प्लेस पे रहता है वो वाला सर्कल सब्जेक्ट का बन जाता है और प्रेडिकेट की प्लेस पे जो रहता है वो वाला वो जो है तो वो प्रेडिकेट का। तो जैसे ऑल एम एस पी में एम इज द सब्जेक्ट एंड पी इज द प्रेडिकेट। अगर हमारे पास कोई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑल, ठीक है, इसको हमारे पास कोई है ऑल पी इज एम, ओके, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, हमारा जो मिडल टर्म है दैट एक्ट्स एज अ प्रेडिकेट, दैट इज द प्रेडिकेट फॉर अस, एंड हमारा P का जो सर्कल है दैट विल एक्ट एज द सब्जेक्ट। तो हम अगर ऑल P इज M की बात कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सा पोर्शन शेड करेंगे, जब हम लोग ऑल P इज M की बात कर रहे हैं तो उसमें वी विल हैव टू शेड दिस पोर्शन, क्योंकि हमारा प्रेडिकेट जो है वो उस टाइम के लिए हमारा सब्जेक्ट बना है। सो दिस विल बी द शेडेड पोर्शन। हम लोग सब्जेक्ट के सर्कल को, ये वाला जो सर्कल है इसको कंप्लीटली हमें भूल जाना है। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब यही चीज जब हम लोग कृष्णा जैन से पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस इन कृष्णा जैन इज दे सिंबलाइजेस विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट सर्कल्स, ठीक है। तो कृष्णा जैन में उन्होंने क्या करा है, वही चीज करी। देखिए, जो पोर्शन हमने शेड करे थे उन्होंने वही पोर्शन शेड करा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑल एम एस पी में पी को शेड करा है,
ऑल एस इज एम में ये एस वाले पोर्शन को शेड करा है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे प्रिमाइसेस का इन्होंने डायग्राम अलग बनाया है एंड कंक्लूजन का डायग्राम अलग बना दिया है। तो कंक्लूजन का ऑल एस एस पी में यहाँ इन्होंने अलग से डायग्राम बना के बताया है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो कॉमन पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है दैट इज ऑल्सो बीन शेडेड हियर। तो इस तरीके से वी कैन से दैट दिस इज अ वैलिड थिंग। तो ये दो अलग अलग तरीके, नाउ दिस डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। एग्जाम में you can do it with the help of one diagram, you can do it with the help of two different diagrams, it's totally upon you, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करें, whatever way is more comfortable to you। ये है कि इसमें आपको हो सकता है कि क्लियरली अलग अलग दिख जाता है कि हाँ वो सेम पोर्शन शेड हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड इसमें भी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट्स द सेम थिंग, बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ डू यू लाइक इट, ओके। बट एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एग्जाम में इफ यू आर गोइंग विद द ओनली वन डायग्राम, सिर्फ जैसे कॉपी में जैसे एक डायग्राम से दिखा हुआ है, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि प्रिमाइसेस एंड कंक्लूजन का, जैसे कि हो सकता है आप अलग अलग कलर पेंसिल की हेल्प से कर दीजिए कि प्रिमाइसेस का जो पोर्शन आप शेड कर रहे हैं या जो मेंबर्स एक्स करके लिख रहे हैं उसमें आप जिस कलर से, फॉर एग्जांपल उसमें आप ब्लू कलर से अगर लिख रहे हैं तो फिर कंक्लूजन का शेड करते वक्त या लिखते वक्त मे बी यूज अ पर्पल कलर और पिंक कलर, बट यूज डिफरेंट थिंग, मतलब वो क्लियरली दिखना चाहिए कि अच्छा दिस इज फॉर द कंक्लूजन एंड दिस इज फॉर द प्रिमाइसेस, दैट इज द ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखना है, ओके। सो आई होप दैट दिस ऑल इज क्लियर कि वेन डायग्राम से कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी कैसे पता करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए हम वेरी क्विकली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कृष्णा जैन में एक एग्जाम्पल दिया है AEE इन सेकेंड फिगर। अब उसका अगर हम देखें यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सपैंड होके ऑल P इज M, नो S इज M, देयरफॉर नो S इज P, करेक्ट। तो उसके लिए देखिए ऑल P इज M, P हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, सब्जेक्ट वाला सर्कल हो गया, एंड M हमारा प्रेडिकेट वाला सर्कल हो गया। तो हमने यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि P के इतने इतने पोर्शन को ही शेड करा है। ये सब्जेक्ट का सर्कल जो है वो टाइम बीन के लिए भूल गए, ओनली दिस पोर्शन ऑफ द सर्कल इज शेडेड। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये छूट गया है एंड M वाला सर्कल छूट गया है, तो ये पहले प्रिमाइस का हो गया। सेकेंड प्रिमाइस है नो S इज M, तो नो S इज M में S और M सर्कल्स की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए इतना पोर्शन शेड कर दिया गया है, करेक्ट। अब ये देखिए, अब कंक्लूजन नो S इज P, तो नो S इज P में उन्होंने क्या करा है, ये वाला पोर्शन शेड कर दिया है। अब हमें देखना है कि क्या यही पोर्शन प्रिमाइसेस में शेडेड है, यस इट इज, ये आप देख सकते हैं। सो बिकॉज दोनों का एरिया सेम शेडेड या सेम मार्क्ड है, दैट मीन्स कंक्लूजन इज डिराइव्ड from the premises, that means that this is valid. AEE in the second figure is valid, okay। ये हम यहाँ पर with the help of examples देख रहे हैं that it is valid। अब थर्ड वाले का देखते हैं, चलिए। मेन तो देखिए एग्जाम में ऐसा रहता है, मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती हूँ, ठीक है। चलिए हम पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में टिप दूंगी। द थर्ड इज AAA in figure 4। अब इन फिगर 4 में देखिए अब क्या हुआ है, ऑल P इज M, तो ऑल P इज M में उन्होंने सबसे पहले इतना पोर्शन तो कर दिया है शेड। नेक्स्ट इज ऑल M इज S, तो जब हम M और S सर्कल को देख रहे हैं तो इतना पोर्शन शेड कर दिया है, ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड वाला था ऑल S इज P, तो ऑल S इज P यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, एंड दिस पोर्शन इज नॉट शेडेड इन द प्रीमाइसेस। तो दैट मीन्स क्योंकि वो कॉमन पोर्शन शेडेड या रिफ्लेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स दिस इज इनवैलिड, ये वैलिड नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पोर्शन प्रीमाइस में शेड करा है, मतलब जो पोर्शन कंक्लूजन में शेड करा है, वो पोर्शन प्रीमाइस में शेड नहीं करा गया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और होती है, ये हो सकता है कि प्रीमाइस में एक्स्ट्रा पोर्शन शेड किया हो, कंक्लूजन में वो पोर्शन शेडेड ना हो, तो वो वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर कंक्लूजन में एक्स्ट्रा पोर्शन शेडेड है जो प्रीमाइस में नहीं करा हुआ है, तो वो इनवैलिड हो जाता है। You have to be careful। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्रीमाइस में तो इतना पोर्शन शेडेड है पर कंक्लूजन में इतना नहीं है, ये वैलिड है क्योंकि जितना पोर्शन कंक्लूजन में मतलब शेडेड है वो हमें प्रीमाइस से ही निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ई इन फर्स्ट फिगर, नो M is P,
तो देखिए नो एम इज पी के लिए एम और पी ये वाला पोर्शन शेड कर दिया गया है। फिर आता है नो एस इज एम, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन शेड कर दिया गया है। अब आता है कि नेक्स्ट इज नो एस एस पी, तो नो एस एस पी की जब हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये वाला पोर्शन शेड कर दिया गया है। ओके, तो ये जो है अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये अलग 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 एरिया से निकल के देखिए कॉमन पोर्शन नहीं है ये, दिस इज नॉट अ कॉमन पोर्शन। ये जो शेड किया हुआ है ये शेड किया हुआ है, दिस इज नॉट कॉमन। ये कंक्लूजन जो है इतना इतना एक्स्ट्रा कंक्लूजन निकल के जा रहा है। आप देखेंगे अगर कंपेयर करेंगे तो इतना पोर्शन जो है वो कंक्लूजन का यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल के, दैट मीन्स दिस ई इन द फर्स्ट फिगर इज इनवैलिड। अब चलिए मैं आपको टिप दे ही देती हूँ। टिप ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वेन डायग्राम में कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, जैसे ठीक है यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की जब हम बात करते हैं ना, क्योंकि हम उसमें पोर्शन को शेड कर रहे होते हैं, दैट इज वेरी क्लियर टू अस। लेकिन व्हेन वी कम टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस जैसे आई और ओ पे आते हैं, तो ऐसे केस में हम नीचे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर, अब यहां पर आके हमने एक्स लिखना शुरू कर दिया है। तो वेन डायग्राम्स में हमें कई बार कुछ लोगों के लिए आई और ओ प्रोपोजिशन ड्रॉ करते वक्त या फिर डिपिक्ट करते वक्त प्रॉब्लम होती है। मतलब वो लोग डिपिक्ट तो कर लेते हैं, एक्स को अच्छी जगह प्लेस कर लेते हैं, बट द प्रॉब्लम अराइजेस जब हम उसकी वैलिडिटी टेस्ट करनी रहती है। तो ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू इज कि सिंपल, बहुत सिंपल है, हमने फैलेसीज तो पढ़ी है, तो आप इनफॉर्मली अनऑफिशियली कहने का मतलब है कि आपको जब ये मिला कि डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम वेदर दिस इज वैलिड और इनवैलिड। अब एग्जाम में समझ नहीं आ रहा, वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, प्लेसमेंट भी के लिए अब समझ नहीं आ रहा है कि वैलिड है कि नहीं है, तो बहुत क्विकली आप जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे ए ओ ओ इन फिगर 2 फॉर एग्जाम्पल, तो आप खुद से फैलेसीज की हेल्प से करके देख लीजिए वेदर दिस इज वैलिड और इनवैलिड। तो ऐसे में आपका रिप्रेजेंटेशन सही हो गया, और अगर आपको डाउट हो रहा है कि वैलिड या इनवैलिड है तो वो आपको फैलेसीज की हेल्प से मिल जाएगा, तो वहां पे आप क्विकली बता सकते हैं। वो फैलेसीज आपको शो नहीं करना है, आप सिर्फ अपने लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए उसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी चेक करने के लिए, मतलब इस चीज से आप विद द हेल्प ऑफ फैलेसीज आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर रहे हैं, या फिर आप आंसर भी निकाल सकते हैं कि वेन डायग्राम से जो आपका आया है वैलिड या इनवैलिड वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग, है नेक्स्ट हमारे पास है ए आई आई इन फर्स्ट फिगर। ठीक है, अब ऑल एम एस पी, तो ऑल एम एस पी के लिए ये वाला पोर्शन शेड कर दिया। सम एस इज एम, तो सम एस इज एम, अब उसके लिए आप देखेंगे कि एक्स को यहां पर प्लेस करा है हमने, क्योंकि एस एंड एम का कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, दिस इज अ पोर्शन, तो यहाँ पे हमने एक्स को प्लेस कर दिया। सम एस इज एम, आई प्रोपोजिशन को बोलिए वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर सम एस इज पी, तो सम एस इज पी जो है वो यहां पे आ रहा है, तो दैट मीन्स कि दिस इज अ वैलिड प्रोपोजिशन, सिलोजिज्म, सॉरी, क्योंकि आप देख सकते हैं, अब आप लोग हो सकता है बोलेंगे, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन आता है। अब कुछ लोग यहाँ पर उनका कहना ये पड़ता है कि इफ यू लुक हियर, ठीक है, तो x जो है वो तो यहां पर आना चाहिए ना, x की प्लेसमेंट ये। अब आप लोग यहां पर बोलेंगे कि यहाँ पे तो x जो है वो यहीं तक लिमिटेड है, करेक्ट, इट इज ओनली लिमिटेड टिल हियर, लेकिन यहाँ पे x जो है वो इस एरिया को भी, एक्स्ट्रा पोर्शन को कवर कर रहा है। तो जब हम लोग I एंड O यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं, हम उसमें शेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन इस एरिया में मेंबर्स हैं एंड इस एरिया में भी मेंबर्स हैं, दैट मीन्स इट इज अ वैलिड सिलोजिज्म। ठीक है, और भी देखते हैं आगे, ए ओ ओ इन मूड 2, ठीक है, सेकेंड फिगर में ए ओ मूड इन सेकेंड फिगर हमें दिख रहा है। तो इसमें हमें देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या कवर, ऑल पी इज एम, तो ऑल पी इज एम में यहाँ पे हमें, सॉरी, ऑल पी इज एम में यहाँ पे हमें ये पोर्शन कवर कर लिया हमने। फिर सम एस इज नॉट एम, अब नॉट एम, एस और एम में नॉट एम के लिए हमने क्या देखा था कि नॉट एम मतलब यहाँ पे एक्स को प्लेस करना है, तो सम एस इज नॉट एम। अब सम एस इज नॉट पी, अगेन हम लोग एक्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो मतलब कंक्लूजन में जो हमने एक्स को जहां पे प्लेस करा है वो प्रीमाइसिस में भी है, दैट मीन्स कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीमाइसिस, देयरफॉर अगेन दिस इज वैलिड। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आई होप ये क्लियर होते जा रहा है। और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, इसमें जितने दिए हुए कृष्णा जैन में वो पूरे कर लेते हैं।
ए ओ ओ इन फर्स्ट फिगर, ऑल एम इज पी, ये वाला पोर्शन कर दिया. सम एस इज नॉट एम, तो सम एस इज नॉट एम के लिए हमने एक्स को कहां प्लेस करा है, यहां पे, ठीक है. एंड सम एस इज, यहां पर आई थिंक इन्होंने करा नहीं है प्लेस, एक्स. देन सम एस इज नॉट पी, तो ये एक्स की प्लेसमेंट. अच्छा, नाउ देयर कम समथिंग, यहां पे आपको एक डिफरेंस अब मिलेगा देखने के लिए कि x जो है, अगर आप चलिए इसमें तो यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, इस वाले डायग्राम में हम देखते हैं. इस वाले डायग्राम में उन्होंने x को, देखिए आप, इसकी प्लेसमेंट अलग जगह पर की हुई है लाइन में, ठीक है. देखिए ये x की प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिए, दे आर डन ऑन द लाइन. अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, यहां पर भी हम देखेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए एक्स की प्लेसमेंट. अब देखिए आपको जो है वो इसी तरीके से करना है एग्जाम में, ऊपर जो थे वो एक एक्सप्लेनेशन के लिए थे. जब यहां पे बोला जाता है सम एस इज नॉट एम, तो हमें एक्स को प्लेस कहां करना चाहिए, यहां पे. एक्स की प्लेसमेंट यहां होनी चाहिए. बट यस दैट इज ट्रू कि हम लोग इस टाइम के लिए थर्ड सर्कल को नहीं मान रहे, हम लोग प्रेडिकेट की सर्कल को इग्नोर कर रहे हैं. लेकिन व्हेन वी से सम एस इज नॉट एम, तो एक्चुअल में एक्स की प्लेसमेंट विल बी हियर. क्योंकि आप देखिए बात तो एक ही है, जब हम लोग यहां पर, आप देखिए सपोज इन्हीं दो सर्कल्स को कंसिडर करिए, सम एस इज नॉट एम, करेक्ट. तो आप एक्स को यहां लिखे, यहां लिखे, यहां लिखे, यहां लिखे, इट्स द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है. तो इसीलिए ऐसे केसेस में हम लोग एक्स को यहां प्लेस ना करके हम लोग एक्स को यहां प्लेस करते हैं ऑन दी लाइन. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स को कैसे प्लेस करा हुआ है. तो इस वजह से ये इनवैलिड है, बिकॉज एक्स की प्लेसमेंट इज डिफरेंट. आप देख सकते हैं यहाँ पे हियर, यहाँ पे हियर. ओके, तो अब ये कैसे लाइन, कौन सी लाइन पे प्लेस करना है, कैसी लाइन पे प्लेस करना है, मैं आपको बताती हूँ. लाइन जो प्लेसमेंट होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रोपोजिशन. अगर बोला गया है एस और एम की बात हो रही है, तो एस और एम में हम जिस सर्कल को इग्नोर कर रहे हैं उसकी लाइन पे, जैसे यहाँ पे एस और पी की बात हो रही है, तो हम लोग मिडल टर्म के सर्कल को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो मिडल टर्म की सर्कल की लाइन पे हम लोग एक्स को प्लेस करेंगे. तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज इनवैलिड, क्योंकि x की प्लेसमेंट इज, यहाँ पर x उन्होंने करा नहीं है, तो s इज नॉट m में x विल बी प्लेस्ड हियर. ओके, चलिए और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं हम. ये अगर हम यहाँ पे देखें सम p इज m, अब सम p इज m, दो सर्कल की बात करें तो देखिए हमने x की प्लेसमेंट कहाँ की है, एस की लाइन पर भी आते हुए, बिकॉज हम लोग एक्स को, एस के सर्कल को भी इग्नोर कर रहे हैं. फॉर अस एस का सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट. तो यहां पर हमने इसको प्लेस करा है. अब सेकंड हमने प्लेसमेंट का मतलब सेकंड है ऑल एस इज एम, तो ये एस वाले पोर्शन को यहाँ पे शेड कर दिया है. नाउ नेक्स्ट इज सम एस इज पी, तो सम एस इज पी में देखिए ये वाला एरिया, इस वाले में एक्स को प्लेस करना है तो हम मिडिल टर्म के उस पर प्लेस करेंगे. तो ये जो है clearly, because आप देख सकते हैं कि this is not the same and that is why this is invalid. So AOO in first figure is invalid. अच्छा, आप अगर इसको fallacy के अकॉर्डिंग भी देखेंगे ना, तो fallacy के अकॉर्डिंग भी ये invalid होगा. यहीं पर करके देख लीजिए, सम P is M में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ऑल S is M में S डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन, चले ठीक है. पर दिक्कत ये कि मिडल टर्म कहाँ गया, मिडल टर्म तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं. सो दिस इज इनवैलिड अकॉर्डिंग टू द फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल टर्म. एंड वेन डायग्राम की हेल्प से भी हमने स्टैब्लिश कर लिया कि दिस इज इनवैलिड. ओके, सो विद दिस अब ये जो है हमारे पास एंटीलॉजिज्म दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. तो वेन डायग्राम तक था, वेन डायग्राम दैट वी हैव डन. ओके, जस्ट अ मिनट. तो वेन डायग्राम दैट वी हैव ऑलरेडी डन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट्स ऑल क्लियर, देयर इज नथिंग लेफ्ट. ये देखिए ए को यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करा है, ए इन फर्स्ट फिगर. ओके, सो दिस इज डन. एनी डाउट
प्लीज यू कैन ऑलवेज कमेंट, लेट मी नो, मैं आपके कमेंट को देखूंगी. आप जो भी डाउट्स, क्वेरीज, वट एवर इट इज, जस्ट कमेंट एंड लेट मी नो. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस फॉर आवर लॉजिक फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर BA ऑनर्स फिलोसफी का डिसिप्लिन लॉजिक का कोर्स. विद दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग, कमेंटिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एवरीथिंग. थैंक यू. कम बैक सून.